Hello dear student, myself Mahinder Devda. You are watching सुनीता बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी मगरापुंजा। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 7 के साइंस का चैप्टर नंबर 1, जिसका पार्ट 3 है। हमने पार्ट 2 में भी पढ़ लिया था क्या प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार होता है और इसके लिए प्रकाश संश्लेषण में मुख्य सहायक कौन होता है। तो हमने बात की थी इस अभिक्रिया का, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल जब मिलकर सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल मिलकर कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज का अणु बनाता है आपका, और क्या बनता है साथ में ऑक्सीजन। इसके बाद हमने यहाँ से बात की थी, यहाँ से आगे पढ़ना है कि इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है। क्या होती है? ऑक्सीजन। यानी कि जब पेड़ पौधे पत्तियों द्वारा जब भोजन बनता है तो क्या गैस होती है? एक ऑक्सीजन गैस निर्मुक्त होती है, और इसी ऑक्सीजन को हम कहते हैं प्राणवायु, जो हम श्वसन में सहायक होती है हमारे। इसके बाद देखो, कार्बोहाइड्रेट अंततः पत्तियों में मंड के रूप में संचित होता है। यानी कि जब ये कार्बोहाइड्रेट बनता है तो आखिर में क्या बनता है? स्टार्च बनता है। क्या बनता है? स्टार्च, या जिसे हम किस नाम से जानते हैं? मंड भी कहते हैं। और ये मंड होती है पॉलीकार्बोहाइड्रेट है। कौन सी है? पॉलीकार्बोहाइड्रेट। ठीक है। अब देखो, ये आपके पास क्या है? एक पत्ती की एक संरचना है। ठीक है। अब देखो, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक क्लोरोफिल है। यानी कि ये जो पत्ती की संरचना है, इसमें ये देखो आपके गोल गोल जो दिखाई दे रही है, ये है आपके क्लोरोफिल है। ठीक है। और इसकी जो ये है वाली है, ये जो यहाँ से ये रंध्र का छिद्र है। क्या है? रंध्र का छिद्र। यानी कि इन दोनों के रंध्र के छिद्र के चारों ओर कौन सी होती है? द्वार कोशिकाएं होती है। क्या होती है? द्वार। यानी कि ये रंध्र है और इस रंध्र के चारों ओर क्या होती है? द्वार कोशिकाएं होती है, जहां से कौन सी गैस प्रवेश करती है? आपको पता है, कल हमने बताया था। कौन सी? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ये होती है पत्ती की संरचना। यानी कि एक पत्ती है ये, इस पत्ती की एक कोशिका की अगर संरचना देखे तो इस प्रकार नजर आती है, जिसमें ये रंध्र हो गया, यानी कि जहां से CO2 प्रवेश करती है, रंध्र के चारों ओर द्वार कोशिकाएं होगी, और इसके पत्ती के अंदर पाई जाने वाला कौन सा हो गया? क्लोरोफिल वर्णक हो गया। ठीक है। और ये पत्ती के जो एक रंध्र की जो संरचना होती है वो इस प्रकार होती है। देखो, ये रंध्र है और रंध्र के जो ये है रंध्र द्वारी, यानी कि यहाँ से CO2 प्रवेश करती है और कौन सी गैस निकलती है? O2 निकलती है, यानी कि इस वाले भाग में। और ये जो इसके चारों ओर एक जो होठनुमा जो संरचना होती है लिप आकार की, ये होती है द्वार कोशिकाएं। क्या होती है? द्वार कोशिकाएं, यानी कि गार्ड सेल होती है। इनकी जो रक्षा करने, यानी कि O2 को आने देती है, और नहीं सॉरी, O2 को बाहर जाने देती है और CO2 को बाहर निकलने देती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? गार्ड सेल कहते हैं। ठीक है। संचित, यहाँ पे देखो, वहां पे लिखा था संचित हो जाते हैं। पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाती है। यानी कि पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति किस कारण होती है? प्रकाश संश्लेषण। यानी कि आप पत्ती लेते हो या लीफ लेते हो तो उसमें अगर स्टार्च है तो वो किस कारण है? इस फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण के कारण ही होता है। ठीक है। स्टार्च भी एक प्रकार का क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। यानी कि मैंने आपको बताया था स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट। कौन सा? पॉलीकार्बोहाइड्रेट। ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट कौन सा? सेकेराइड वाला, पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। अब देखो, ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है। एक पौधा है, यानी कि एक क्या है? ये वाला एक पादप है, पूरा पादप। ठीक है, जिसमें जड़ से लेके पत्ती तना सब दर्शाया गया है। अब देखो, ये क्या है? आपके सूर्य है। क्या है? सूर्य है। अब देखो, सूर्य से क्या आ रही है? प्रकाश की किरणें आ रही है। क्या आ रही है? सौर ऊर्जा आ रही है, और वो किस पे आ रही है? डायरेक्ट पत्ती पर आ रही है। क्या आ रही है? पत्ती पर। और पत्ती के ऊपर छोटे छोटे क्या होते हैं? आपको पता होने चाहिए, रंध्र होते हैं। क्या होते हैं? रंध्र। जब इन रंध्रों के द्वारा CO2 गैस, यानी कि हमारा जो वायुमंडल है उसमें क्या होती है? CO2 गैस होती है, और वो CO2 मुख्यतः हमारे जीव जो जानवर होते हैं उनके द्वारा निर्मुक्त की जाती है। यानी कि कोई ये भाई साहब है, कौन है? कोई एक रफली हम डायग्राम बनाते हैं समझने के लिए। ये कोई आदमी है, इनके द्वारा CO2 गैस, यानी कि नाक से जब शोषण करते हैं तो वापस कौन सी गैस निकालते हैं? शोषण के दौरान बाहर छोड़ने वाली गैस CO2। ठीक है। अब जब CO2 गैस छोड़ दी, अब ये CO2 क्या करती है? इन रंध्रों के द्वारा
पत्ती के अंदर प्रवेश करती है। और पत्ती के अंदर कौन सा वर्णक होता है, आपको पता है ना, कौन सा, क्लोरोफिल पिगमेंट, कौन सा, क्लोरोफिल। और जड़ों द्वारा क्या लेके आया जाता है पत्ती के पास, जल। अब जब जल आ गया पत्ती के पास, रंध्रों द्वारा CO2 आ गई, ठीक है। जब ये दोनों आ गए और सूर्य का क्या आ रहा है, तीसरा प्रकाश आ रहा है, इसके पास क्या आ रहा है, सूर्य का प्रकाश आ गया, क्लोरोफिल पत्ती के अंदर है, और ये जल क्या हो गया, इन जड़ों के द्वारा इन पत्ती के पास आ गया। जब इन पत्ती के पास आ जाता है तो एक क्रिया होती है, वो प्रकाश संश्लेषण वाली, अभी जो कल हमने बात की वो पूरी अभिक्रिया आपको याद करनी है। और वो उन अभिक्रिया के द्वारा यहाँ पे क्या बनती है, कार्बोहाइड्रेट बनती है। और वही कार्बोहाइड्रेट किसी पादप का क्या होता है, संचित भोज्य पदार्थ होता है। ठीक है, अब आगे चलो। अब देखो, ये बुज्जों के सर पे हाथ है, क्या है, बुज्जों के सर पे हाथ है। यानी कि किसी के, अगर देखो आपके क्या होता है, हमारे दैनिक जीवन में क्या होता है, किसी को आइडिया आता है या फिर कोई दिमाग में क्वेश्चन चलता है तो सर पे हाथ जाता है, क्या जाता है, ऐसे सर पे हाथ, यानी सर में खुजली करना। ये आपका संदेश है इस बुज्जो का कि भाई इसके दिमाग में क्या आ रहा है, कोई क्वेश्चन आ रहा है। अब देखो बुज्जो ने क्या कहा, बुज्जो ने देखा कि कुछ पादपों की पत्तियां गहरी लाल, बैंगनी अथवा भूरे रंग की होती है। वो जानना चाहता है कि उन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है क्या। हाँ भाई, होता है। देखो भाई, पत्तियों का रंग होता है वो अलग अलग पिगमेंट के कारण होता है। जो हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है, जो आपकी बैंगनी रंग होता है उसके लिए अलग पिगमेंट होता है। अब देखो आगे पढ़ते हैं। पत्तियों के अतिरिक्त पादपों में दूसरे हरे भाग होते हैं, जैसे कि तरे तना। यानी कि देखो, अगर किसी पादप का पत्तियां हरी ना होकर बैंगनी रंग की है तो उसका तना हरा होगा। क्या होगा, तना हरा होगा। तो उन तनों द्वारा भी क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण। और मैंने सबसे पहले भी बताया था, जिन पादपों में पत्तियां अनुपस्थित होती है, यानी कि हरी पत्तियां नहीं होती हैं, उसमें कौन होता है, एक तो तना होता है, जड़ भी लेती है भाग, ठीक है, और शाखाएं भी होती है, वो भी क्या लेती है, प्रकाश संश्लेषण में भाग लेती है। तो आपको याद रखना है, हरे तने एवं हरे शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। यानी कि आपको केवल ये याद नहीं रखना है कि पत्तियों के अंदर प्रकाश संश्लेषण होता है, पत्तियों की अनुपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण का कार्य कौन करता है, तना करता है। कौन करता है, तना करता है, शाखाएं करती है छोटी छोटी, और उसके साथ नीचे जड़ें होती है, वो भी हरे रंग की होती है, वो भी क्या करती है, प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है। अब देखो इंपॉर्टेंट आता है मरुस्थलीय पादप। मरुस्थलीय का अर्थ होता है कि जो हमारा जो मरुस्थलीय इलाका कौन सा है, हमारे पास में राजस्थान में जैसलमेर आपका कौन सा है, फलोदी साइड आप जाओगे, जोधपुर का भी कुछ हिस्सा कैस में आता है, मरुस्थल में आता है। मरुस्थलीय पादपों में वाष्प उत्सर्जन, यानी कि पत्तियों द्वारा जो जल निकाला जाता है वो क्या होता है, वाष्प उत्सर्जन। यानी कि देखो ये दो शब्दों से मिलकर, एक तो वाष्प प्लस उत्सर्जन, क्या है, वाष्प प्लस उत्सर्जन, संधि विच्छेद करोगे तो क्या बनेगा, वाष्प उत्सर्जन। यानी कि वाष्प का उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, पत्तियों के रंध्रों द्वारा होता है। क्या होता है, पत्तियों के रंध्रों द्वारा। रंध्रों द्वारा जल क्षय, यानी कि जल क्षय, यानी कि रंध्रों द्वारा जब वाष्पोत्सर्जन होता है तो पत्तियों से क्या निकलता है, जल। ठीक है, जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां सल्क तथा सूल रूपी हो जाती हैं। इन पादपों में तने हरे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। अब देखो मरुस्थलीय पादपों में क्या होता है, मरुस्थल में क्या होते हैं, पानी की कमी होती है। क्या होती है, पानी की कमी होती है। और मरुस्थल में क्या होता है, पानी की जब कमी होती है तो पत्तियां द्वारा क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होता है। अगर वाष्प उत्सर्जन ज्यादा होगा, यानी कि पानी का क्षय ज्यादा होगा, तो वहां पे मरुस्थल में ऑलरेडी पानी कम है, तो पेड़ को पानी बचा के रखना है, तो उनके लिए क्या होती है, तब जो पत्तियां होती है वो कम होती है, और जो तना होता है वो क्या करता है, इतना वाष्प उत्सर्जन नहीं करता है, इसलिए उनमें पत्तियां कम होती है। आप मरुस्थल में जाओगे तो आपको केर का वृक्ष नजर आएगा। किसका, केर का। आप देखना केर का पूरा पौधा हरा रंग का होता है, जब उसमें पत्तियां बहुत कम मात्रा में होती है। ठीक है, एक और पादप आता है जिसका झाड़ी होती है, आपने सुना होगा खींप की झाड़ी। ठीक है, अब उस खींप में क्या होता है, खींप में देखना एक खींप की तिग्गी होती है या एक तिल्ली होती है, एक लंबा सा छड़ होती है, उस पर कम से कम 3 या 4 पत्ती होगी। ठीक है, लेकिन जो उसकी जो खींप का पूरा जो तना है वो कैसा होता है, हरे रंग का। क्योंकि अब ये हरे रंग का क्यों है, क्योंकि जो ये हरा रंग है, ये जो तना है ये वाष्प उत्सर्जन में कम भाग लेता है। पत्तियां क्या करती, ज्यादा करती है वाष्प उत्सर्जन। ठीक है, जल का क्षय ज्यादा करती है। अगर तना पानी का क्षय कम करेगा तो उसमें क्या होगा, पानी की जरूरत है, जो स्टोरेज है वो क्या है, अधिक मात्रा में रहेगा। ठीक है, अब एक क्रियाकलाप करते हैं, क्या करते हैं, एक प्रैक्टिकल करते हैं। एक क्रियाकलाप नंबर 1.1, एक ही प्रकार के पादपों के 2 गमले लीजिए।
ठीक है, अब हमें क्या करने हैं, आपको गमले लेने हैं। क्या करने हैं, गमले लेने हैं, और एक ही प्रकार के पादप, ऐसे नहीं कि एक आप रोइडा ले लिया, एक छोटा सा कोई और सा पादप ले लिया, यानी कि आप जो भी पादप लो दोनों समान होने चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब एक को किस में रख दिया, अंधकार में अथवा काले बक्स में, यानी कि एक पादप के गमले को उठाकर आपको एक कोई कार्टून लेना बड़ा सा, और उसके अंदर बंद करके रख देना। क्या करना है, बंद करके रख देना है। अब अंधकार में 72 घंटे के लिए रख दीजिए। क्या करेंगे, 72 घंटे, यानी कि आपके कम से कम कितने, 2-3 दिन के लिए रखना है। ठीक है, तथा दूसरे को सूर्य के प्रकाश में रखिए। अब क्या करना है, एक गमले को तो मतलब आपके घर के बाहर धूप में रखना है, और एक को आप कोई कार्टून वगैरह आपके या बंद कमरा है जहाँ पे पूरा अंधकार है वहां पे रखना है। ठीक है, दोनों पादपों की पत्तियों में आयोडीन परीक्षण कीजिए। क्या करते हैं, अब परीक्षण उसी प्रकार कीजिए जैसे आपने कक्षा 6 में किया था। अब हमें क्या करना है, आयोडीन का परीक्षण करना होता है। और ये आयोडीन परीक्षण किस लिए करते हैं, आपको पता है ना, कि भाई पत्ती के अंदर कितना कार्बोहाइड्रेट है, या जो भोज्य पदार्थ है वो क्या है, ग्लूकोज है। ठीक है, अपने अवलोकनों को नोट कीजिए। जब उस गमले को जिसने आपने अंधकार में रखा था 3-4 दिनों के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए, तथा पुनः इसकी पत्ती पर आयोडीन परीक्षण कीजिए। आपने अपनी नोटबुक में लिखें, क्या लिखेंगे कि भाई देखो, पहले हमने क्या किया था, एक बॉक्स गमले को लेके हमने कहां पे रख दिया, अंधकार में रख दिया। ठीक है, और एक को किस में रख दिया, हमने धूप में रख दिया। अब अंधकार वाले का हम क्या करेंगे, आयोडीन परीक्षण करेंगे, तो कार्बोहाइड्रेट क्या थी, कम थी। क्यों थी, क्योंकि वहां पे ना तो सूर्य का प्रकाश आता था। अरे भाई, सूर्य का प्रकाश नहीं आएगा तो भोजन नहीं बनेगा, और भोजन नहीं बनेगा तो पत्तियों के पास क्या होगी, कार्बोहाइड्रेट की कमी होगी। अब कार्बोहाइड्रेट कमी है तो उनके पास क्या होगा, संचित भोज्य पदार्थ कम हो गया, किसका, अंधकार वाले का। अब दूसरे गमले को हमने किस में रखा, धूप में रखा। अब धूप में रखा तो उसमें देखा कि वहां पे प्रकाश बराबर आ रहा है, तो भोजन बराबर बन रहा है, और भोजन बराबर बन रहा है तो वहां पे जो पत्ती के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है, जो भोज्य पदार्थ है, उनकी मात्रा बराबर है। अब वापस क्या करते हैं, जिसको हमने अंधकार में रखा था उसको वापस 3-4 दिन के लिए किस में रखते हैं, धूप में रखते हैं। तो अब वापस देखते हैं तो इसमें कार्बोहाइड्रेट मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है, अब देखो हम वापस क्या पढ़ना आगे, हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण की पत्तियां में भी क्लोरोफिल होता है, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे अथवा अन्य वर्ण क्लोरोफिल के हरे रंग का प्रचलन करते हैं, अर्थात ढक लेते हैं। इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। अब देखो, क्लोरोफिल के अलावा भी और पिगमेंट होते हैं जो लाल, पीले, हरे, भूरे रंग के होते हैं। ठीक है, जैसे क्लोरोसाइनिन होता है, क्लोरोफिल होता है, क्रोमोफिल होता है। कौन सा, क्लोरोफिल की जगह एक और वर्ण आता है जिसको कहते हैं हम क्रोमोफिल। क्या कहते हैं, क्रोमोफिल, जिसके कारण पत्तियों का रंग लाल, पीला, हरा वगैरह वो होता है। ठीक है, हरा नहीं होता, हरा रंग किस कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है। और अदरवाइज जो रंग जितने भी होते हैं वो होते हैं क्रोमोफिल। कौन सा, क्रोमोफिल। यहाँ पे हम लिखते हैं, देखो, क्रोमो, ये क्रोमो, क्लोरो के जगह आपको क्या जोड़ना है, क्रोमो शब्द जोड़ना है। ठीक है, हरे रंग का प्रचलन करते हैं अतः ढक लेते हैं। आपने, अब देखो, आपने गीली दीवारों पर ताला तथा ठहरे हुए जलाशय पर आपने हरी अपवंकी देखी है। यानी कि अपवंकी, यहाँ पे देखो, जब आप कहीं पे जाते हो या आपके घर के बाहर निकलते हो, गंदे नाले दिखाई देते हैं या कोई तालाब दिखाई देता है, तो उसके ऊपर हरी हरी पपड़ी सी दिखाई देती है, जिसे आप मारवाड़ी या अपनी भाषा में क्या बोलते हो, लील जमी हुई होती है। क्या होती है, लील जमी हुई होती है। वो भी क्या होते हैं, हरे हरे छोटे छोटे पादप होते हैं। क्या होते हैं, हरे हरे पादप होते हैं। जैसे आप यहाँ पे गुलाब सागर जाते हो, कहाँ पे, गुलाब सागर जाते हो, तो गुलाब सागर के जो नाला चलता है उस पे देखना कितनी पत्तियां लगी हुई होती है। वो पानी नहीं दिखाई देता, पूरा हरा हरा क्या दिखाई देता, केवल पादप ही दिखाई देता है। वो क्या होते हैं, अपवंकी होते हैं। क्या होते हैं, अपवंकी। ठीक है, सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण, क्या, कुछ जीवों के वृद्धि के कारण बनते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, शैवाल कहते हैं। क्या कहते हैं, शैवाल कहते हैं। अब शैवाल क्या होते हैं, जो जितने भी आपके, जो आप जाते हो, आपके घर के बाहर कोई हौद बना है, ठीक है, अब उस हौद के अंदर देखना नीले रंग की या हरे रंग के कुछ दिखाई देगा, अपवंकी, उसको आप किस नाम से जानोगे, शैवाल के नाम से जानोगे। क्या आप कल्पना कर सकते हो कि इनका हरा क्यों होता है, रंग हरा क्यों होता है। यानी कि आपका जो ये पत्तियों के अलावा जो आपके जो इस जल का जो हरा रंग होता है वो किस कारण होता है, इसी क्लोरोफिल के कारण होता है।
ठीक है, इनमें क्लोरोफिल होता है। अब देखो इसने पूछा कि भाई किस कारण होता है हरा रंग, तो इसका कारण क्या है, क्लोरोफिल। यानी कि आपके पादप के संदर्भ में जहां भी हरा रंग आए तो वो क्या होता है, किस कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है। ठीक है, जिसके कारण ये हरे दिखाई देते हैं। शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाता है। कैसे बनाता है, अपना भोजन स्वयं बनाता है। अब आगे चलो। अब देखो पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्य पदार्थों का संश्लेषण। अब देखो केवल ये तो है नहीं कि केवल कार्बोहाइड्रेट ले लोगे तो अपना काम बन जाएगा, नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा, और भी कुछ चीजें लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब वो कौन कौन सी होती है उनकी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो आप अपने अभी आपने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम आपने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पादप पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। किसका करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण। ये तो आपको पता ही है, अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनते हैं। यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो आपके किन चीजों से मिलकर बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यानी कि सी यानी कि कार्बन, और H का मतलब है हाइड्रोजन, और O का मतलब है ऑक्सीजन। और हमने कल लिखा था कार्बन में कितना लिखा था, C6, और हाइड्रोजन में कितना लिखा था, 12, और ऑक्सीजन में हमने कितना लिखा था, 6। यानी कि ये क्या हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला, क्या, कार्बन 6, हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन 6, यानी कि C6H12O6। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बनते हैं। यानी कि कार्बोहाइड्रेट किससे बना, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है। अब इन खाद्य पदार्थों का जो उपयोग है अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है, परंतु प्रोटीन, अब देखो परंतु जो प्रोटीन होती है वो क्या होती है, नाइट्रोजनी पदार्थ होती है। क्या होती है, नाइट्रोजनी पदार्थ होती है। क्योंकि प्रोटीन के अंदर क्या पाए जाते हैं, अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। और अमीनो अम्ल हमेशा क्या होते हैं, नाइट्रोजनी पदार्थ होते हैं। परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ होते हैं जिनमें कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के अतिरिक्त एक और पदार्थ होता है। वो कौन सा होता है, नाइट्रोजन। यानी कि कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, ये चीज आपको याद रखनी है। कौन कौन से, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, ये 3 चीजें याद रख ली। अब इसके बाद आपको रखना है नाइट्रोजनी पदार्थ जो प्रोटीन होती है उसमें कौन कौन से होते हैं। एक तो कार्बन याद रखना है, एक हाइड्रोजन याद रखना है, एक ऑक्सीजन, और आपको ऐड कर लेना है तीसरा, चौथा कौन सा, नाइट्रोजन वाला। ये हो गया आपका प्रोटीन का। ठीक है, नाइट्रोजन भी होता है। पादपों में नाइट्रोजन कहां से प्राप्त होता है, पादपों में नाइट्रोजन कहां से प्राप्त होता है, याद कीजिए। देखो याद कीजिए, वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में है। हमारे जो वायुमंडल है, वायुमंडल में सबसे ज्यादा अगर कोई गैस है तो वो कौन सी है, नाइट्रोजन है। और उसकी मात्रा है आपके 78%। कितनी, 78%। ये चीज आपको याद रखनी है। यानी कि कुल वायु की जो मात्रा होती है उसमें सबसे ज्यादा किसकी मात्रा होती है, नाइट्रोजन की मात्रा होती है। देखो भाई ये छोटी छोटी चीजें है ना, अपने बुक में कहीं पे लिखते रहना। ठीक है, प्रचुर मात्रा में होती या पाई जाती हैं, परंतु पादप इसका अवशोषण इसी रूप में नहीं कर सकते हैं। मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं। अब देखो पेड़ पौधे है ना, डायरेक्ट नाइट्रोजन को नहीं लेते हैं। क्या नहीं लेते, डायरेक्ट नाइट्रोजन को वायुमंडल से नहीं लेते हैं। जिस प्रकार हम ऑक्सीजन को लेते हैं ना डायरेक्ट, ऐसे वो नाइट्रोजन को नहीं लेते हैं। अब इनके लिए क्या होता है, इनकी एक विशेष प्रकार की जो मिट्टी होती है ना, उनकी जड़ों के अंदर एक जीवाणु पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जीवाणु पाया जाता है। और उस जीवाणु का नाम है राइजोबियम। क्या है, राइजोबियम। या तो आपको आगे मिलेगा या आपको याद रखना है कौन सा जीवाणु होता है, राइजोबियम। जो क्या करता है, गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तन कर मृदा में निर्मुक्त करते हैं। अब देखो ये जो नाइट्रोजन होती है ये नाइट्रोजन के रूप में नहीं लेता। अब ये जो जीवाणु होते हैं ना जड़ों के अंदर, वो जीवाणु क्या करते हैं, इस नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं। किस में बदलते हैं, नाइट्रेट में बदलते हैं। और उसी नाइट्रेट को पादप क्या करते हैं, अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं। और वो नाइट्रेट है जो इसका मुख्य जो प्रोटीन युक्त पदार्थ होता है। ये विलेय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। संभवतः आपने देखा है
कि किसान अपने खेतों में उर्वरक तथा खाद डालते हैं। क्या डालते हैं? खाद या उर्वरक डालते हैं। यानी कि आपके खेत में अगर कोई उर्वरक डालना है, यानी कि आप क्या डालते हो? यूरिया डाल। अरे भाई किसान है तो किसान उर्वरक के रूप में क्या डालता है? यूरिया डालता है। और यूरिया के अंदर जो मात्रा होती है वो 46% होती है नाइट्रोजन की। कितनी होती है? 46%। ये चीज भी आपको याद रखनी है, ठीक है। जिनमें नाइट्रोजनी पदार्थ की प्रचुरता होती है, इस प्रकार अन्य संगठकों के साथ पादप की नाइट्रोजन की मां की आपूर्ति हो जाती है। इसके पश्चात पादप खाद्य के अन्य संगठनों जैसे प्रोटीन, वसा का संश्लेषण करता है। यानी कि जब इसके अंदर नाइट्रोजन आ जाता है, कार्बोहाइड्रेट तो पहले से था ही, अब नाइट्रोजन आ गया तो ये क्या, किसका निर्माण हो गया? आपका प्रोटीन का निर्माण हो गया। और प्रोटीन के द्वारा किसका, और प्रोटीन के साथ वसा भी बन गई। जब प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट बन गया तो पादप के लिए क्या हो गया? भोजन का निर्माण हो गया। अब आता है नेक्स्ट हेडिंग आपकी, पादपों में पोषण की अन्य विधियां। क्या आती हैं? पादपों में पोषण की अन्य विधियां। ये है जो हम कल पढ़ेंगे। आज का जो वीडियो है हम यहीं पर समाप्त करते हैं और आपको साथ में पढ़ते जाना है।